एक इजरायली माँ के हर आंसू के बदले लेबनान की हजारों माँओं को रोना होगा, समूचे लेबनान को जलना होगा। ये बयान है इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन ग्विर का सोशल मीडिया के जरिए पब्लिक हुआ। बेन ग्विर इजरायल की धुर दक्षिणपंथी पार्टी ओज्मा यहूदित के नेता हैं। ये पार्टी इजरायल के सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है, जिसके मुखिया हैं नेतन्याहू। बेन ग्विर ने हजार माओं को रुलाने वाला बयान क्यों दिया, इसका फौरी संदर्भ क्या है? दरअसल 19 जून को IDF फुल फॉर्म इजराइल डिफेंस फोर्सेस, इसका बयान आया एक ऑपरेशन के बारे में। 18 जून को ये ऑपरेशन हुआ हिजबुल्ला में। वहाँ पर हिजबुल्ला के एक हमले में, हिजबुल्ला के इलाके में इजराइल डिफेंस फोर्स के 4 सैनिक मारे गए, 5 जख्मी हुए। जो सैनिक मारे गए वो IDF की टैंक क्रू का हिस्सा थे। घटना कहाँ हुई? दक्षिणी लेबनान के क्वाफार तेबनित नाम के गांव में। दर्शक जी भटकने पर जा सकते हैं, पर ये थोड़े मुश्किल नाम होते हैं। इजरायली सेना का दावा है कि ये सैनिक कॉम्बैट में मारे गए हैं। ये एक इंपॉर्टेंट डिटेल है। और इसी दिन इजरायल ने जब 4 सैनिक खोए, तब लेबनान में क्या हुआ? स्वास्थ्य मंत्रालय का एक बयान आया लेबनान के कि हमारे 18 लोग, सैनिक नहीं लोग, इजरायली हमलों में मारे गए हैं। हम वापस से बेन ग्विर के बयान पर लौटते हैं, क्योंकि इसमें कुछ और भी पदवाक्य हैं। वो बोले, अमरीकियों के लिए पूरा सम्मान है, लेकिन इजरायल को पूरी दुनिया के आगे ये स्पष्ट करना ही चाहिए कि हमारे बेटों का खून और हमारे नागरिकों की सुरक्षा सौदेबाजी के लिए नहीं है। ये किसके पलटवार में कह रहे थे वो? JD वेंस के। उस बयान पर भी लौटेंगे। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि इजरायल सीधे अमेरिकी नेतृत्व को चुनौती दे रहा है, उनकी ईरान डील को ठेंगा दिखा रहा है, नेतन्याहू हर हाल में से नाकाम करना चाहते हैं, उन सब पर हम आए। पर पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो जंग का मैदान बना है लेबनान, उसकी कहानी क्या है। हम जानते हैं कि मार्च के महीने से ही इजरायली सेना लेबनान में एक कथित अभियान चला रही है। दक्षिणी लेबनान के लगभग 10 किलोमीटर के हिस्से को वो ऑक्यूपाई कर चुकी है। तर्क किया दिया जा रहा है इस ऑक्यूपेशन का, इस सैन्य अभियान का, कि हिजबुल्ला के सीमा पार से जो हमले होते हैं उसमें बैकिंग यहाँ की रहती है, उसको तोड़ने के लिए हम ये कर रहे हैं। इस हमलों में अब तक लेबनान में 3,500 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। घायलों की संख्या 11,000 से ज़्यादा है। आप विस्थापितों की संख्या का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इजरायल दक्षिणी लेबनान से बाहर निकलने और यहाँ हमले बंद करने की मांगों और अंतर्राष्ट्रीय अपीलों को लगातार अनसुना कर रहा है। और इसी के चलते, जैसा मैंने पहले कहा, अमेरिका और ईरान के बीच हुआ समझौता भी खतरे में है। फौरी इसका संकेत दिखा। 19 जून यानी आज के दिन स्विट्जरलैंड के ब्यूरगेनस्टॉक में ईरान और अमेरिकी प्रतिनिधियों को मिलना था। एक बैठक थी। बैठक कितनी महत्वपूर्ण थी कि स्विस विदेश मंत्रालय खुद इसकी पुष्टि कर रहा था और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए खुद JD वेंस पहुंचने वाले थे स्विट्जरलैंड। पर वार्ता टल गई, अगली तारीख का ऐलान नहीं हुआ, इसलिए जाहिर सी बात है कि वेंस भी वहां नहीं गए। ऐसे में सवाल उपजता है कि वार्ता स्थगित क्यों हुई? क्योंकि ईरान ने बातचीत शुरू करने से पहले यह शर्त रखी, जो वो बार बार कह रहा है, कि जब तक इजरायल लेबनान में अपनी सैन्य कार्रवाई बंद नहीं करता, समझौता अमल में नहीं होगा। अमेरिका से ये गारंटी मांगी गई थी। और सत्य यह है कि अमेरिका के बार बार कहने के बाद भी इजरायल लेबनान पर हमले बंद नहीं कर रहा। और नेतन्याहू सरकार की यही हरकत अब ट्रंप के गले की हड्डी बन गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति JD वेंस सार्वजनिक रूप से भी अपनी खिन्नता प्रकट कर रहे हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। 18 जून को वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग दे रहे थे। वहां पर प्रेस ब्रीफिंग होती है, सवाल भी लिए जाते हैं। घंटे भर ब्रीफिंग चली। फिर वेंस ने एक बात कही। वो बोले, अगर मैं इजरायली सरकार में होता तो मैं अपने उस इकलौते ताकतवर सहयोगी पर हमला नहीं करता, जो समूची दुनिया में कहीं भी बचा हुआ मेरा अकेला सहयोगी है। वेंस के इस बयान ने कई काम किए। इजरायली लीडरशिप को याद दिलाया गया कि हम आपको सीधी चेतावनी दे रहे हैं, आप हमारे वजह से आपका अस्तित्व है। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ रोज पहले कह चुके हैं। कहा गया कि अमेरिकी प्रशासन अब सीधी सपाट जबान में बात कर रहा है, घुमा फिरा कर नहीं। 28 फरवरी को ईरान पर हमले से लेकर अब तक इससे ज़्यादा स्पष्ट तरीके से नेतन्याहू को अमेरिका ने नहीं लताड़ा है। 18 जून की प्रेस ब्रीफिंग में वेंस ने जो कहा
वैसी भाषा डोनाल्ड ट्रंप ने भी कही थी जिसका मैंने जिक्र किया। फ्रांस में G7 सम्मेलन के पहले दिन 15 जून को ट्रंप ने नेतन्याहू को क्रेजी यानी पागल बताया और कहा कि मेरे बिना इजराइल नहीं होगा। तो फिर इन बयानों का असर क्या है? थोड़ी देर पहले हमने आपको इजराइल के रक्षा मंत्री का बयान बताया। कुछ और मंत्रियों के बयान सुनते हैं। वित्त मंत्री हैं बेजालेल स्मोट्रिच। उन्होंने डील को इजराइल और समूची आज़ाद दुनिया के लिए बुरा ठहराया और कहा ईरान के खिलाफ अभियान जारी रखेगा इजराइल। लगे हाथों बेन-गुवियर का एक और बयान सुन लीजिए। मंत्रियों की बात हो रही है क्योंकि जरूरी है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा था डील के बाद, इजराइल अमेरिका की प्रजा नहीं है, हम एक स्वतंत्र और संप्रभु देश हैं और हम इस समझौते में पार्टनर नहीं हैं। ऐसी बयानों और लेबनान में लड़ाई जारी रखने की नेतन्याहू की जिद से ट्रंप और वेंस चिढ़े हैं। अब बात करते हैं बीबी यानी कि नेतन्याहू की। ना उन्हें समझौते का मसौदा दिखाया गया, ना आपत्तियां सुनी गई। लेबनान को डील से बाहर रखवाने की कोशिश की, वो भी नाकाम रही और 4 महीने में ट्रंप के साथ ऐसा फॉलआउट होगा कि जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। घरेलू मोर्चे पर भी छीछल इधर हो रही नेतन्याहू की। इजराइल में ट्रंप के लिए तो गुस्सा है ही, अपने प्रधानमंत्री के लिए भी गुस्सा है। विपक्ष सवाल उठा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री रहे एहूद बराक ने एक हालिया इंटरव्यू में कहा कि इजराइल नेतन्याहू के अभिमान और दृष्टिहीनता की कीमत चुका रहा है। बराक ने तेहरान और वॉशिंगटन डील का सारांश यूं बताया कि ईरान तो ज्यादा मजबूत निकला और इजराइल कमजोर बनकर, और इसकी रणनीतिक जवाबदेही नेतन्याहू की है। इजराइल में विपक्ष के नेता यायार लैपिड ने कहा, ईरान के मोर्चे पर नेतन्याहू कूटनीतिक रूप से जितने असफल रहे, उससे ज्यादा संपूर्ण असफलता इजराइल को पहले कभी नहीं मिली। नेतन्याहू युद्ध प्रेमी नेता, युद्ध उनकी राजनीतिक मुद्रा, लेकिन इस नीति के साथ समस्या यह कि फायदा तब मिलता है जब आप जीतते हैं, हार आपको ले डूबती है। अब हालत यह है कि नेतन्याहू 2 छोरों पर फंसे हैं। एक छोर पर ट्रंप की अधीरता है जो उन्हें लेबनान में लड़ाई रोकने पर विवश कर रही, दूसरे छोर पर लड़ाई जारी रखने की नेतन्याहू की अपनी विवशता, क्योंकि अक्टूबर में जब इजराइल में चुनाव होंगे तब बैलेट पर नेतन्याहू को अकेले अपने हिस्से का नहीं, ट्रंप के हिस्से का आक्रोश भी झेलना होगा। अब उन आक्रोशों की बात करते हैं जो हिंदुस्तान की सोशल मीडिया पर सामने आते हैं। बिना जंग के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को समझे, बिना भारत की अर्थव्यवस्था पर इसके असर को समझे, ये जो लोग ताल ठोकते रहते हैं, किसी की मौत की कामना करते हैं, किसी के पक्ष में सिर्फ इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि किसी से नफरत करते हैं, उन्होंने पिछले कुछ महीने में अपने खेत खलियान में और बाजार में जाते हुए देख लिया होगा कि सुदूर में भी कभी जंग होती है। जिन लोगों के लिए आप जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे होते हैं, उनसे ज़्यादा आपकी ज़िंदगी भी प्रभावित होती है। इसलिए जंग के लिए सोशल मीडिया पर गाल बजाने बंद करें। आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।